कोई ना कोई चैलेंजर तो होना चाहिए ना। चैलेंजर कौन है? आप किसको देखते हैं चैलेंजर के हिसाब से एट ए नेशनल लेवल? पॉलिटिकल पार्टीज में तो हमको फिलहाल तो कोई दिखाई देता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो नहीं है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। होना चाहिए लेकिन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। करें क्या? अब मैं फिर से वही वापस उस सवाल पे जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंका के आधार पर हम ईवीएम पर वर्डिक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा। प्रशांत भूषण को शंका है, उसका मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर उसके आधार पर ईवीएम को ही नकार दें और कह दें पूरे सिस्टम को बदल दीजिए। मगर उसी सवाल को आगे ले जाते हुए शंका के आधार पर, जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। मगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही है तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा लाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूं। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं कोई शंका है ऐसा नहीं है। माने अब तक का जो एटीट्यूड रहा है, जो अब तक का कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, समय समय पर जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो कमीशन उन लोगों ने बनाया, कमीशन की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन आई हैं, इन सब सारी चीजों को देखते हुए यह लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यदि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो यह सब सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, शंका के आधार पर हम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। हमको देश की जनता का विश्वास यदि हासिल करना है तो शंकाओं के आधार, तथ्यों के आधार पर हम करेंगे। मैं कहता हूं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि पहला अधिकार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। क्यों आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर सोचते हैं? हमारे लिए सभी बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, भारत का नागरिक है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमारा फर्म कन्विक्शन है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि साहब दूसरे धर्म के लोगों का यह मामला है, आप क्यों अनावश्यक इस पर आप लोग बोलते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, अथवा जो भी हो भारत का जो नागरिक है, उसकी मां, बहन, बेटी हमारी भी मां, बहन, बेटी है। यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होते हुए हम देखेंगे तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े रहेंगे। राजनीति जाए भाड़ में। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। और जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति देश बनाने के लिए तो समाज बनाने के लिए की जाती है, तो उसके पीछे आधार है हमारा। राजनीति, यह शब्द ही जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति, यह शब्द ही संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर, सही दिशा में ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। अब विडंबना यह है कि राजनीति यह अपना अर्थ भी खो चुका है, भाव भी खो चुका है। लेकिन इसके अर्थ और भाव इस राजनीति शब्द के हम समझते हैं और उसी आधार पर हम काम करते हैं। एक सेक्शन है ग्लोबल मीडिया की, वो कह रही है कि इस बार ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो रहा है। ग्लोबल मीडिया को छोड़िए, यह आवश्यक है कि उनका बिल्कुल, ये ग्लोबल मीडिया में जो बैठे हैं सारे लोगों का आईक्यू शार्प हो। मैं नहीं कह रहा मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, जो उनकी मुझे तो ये ग्लोबल मीडिया पे तरस आती है, भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते, तरस आती है मुझे। सही बात है। मगर मैं आपसे बताइए, भारत दुनिया में किसी देश ने जो काम नहीं किया भारत के हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। क्या दुनिया किसी दूसरे देश ने सोचा? कभी सोचा तो भारत ने सोचा।
पहले भारत को ग्लोबल मीडिया समझ लेगी अच्छी तरह, ये समझ ले, ये हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन आसान नहीं है समझना। प्रॉब्लम क्या उसके हो लिए रहा है? पूरी ऑनेस्टी चाहिए। इस बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप मुझे खुलकर बताएं। खुल कोई के ना मैं- कोई प्रॉब्लम तो होगा इलेक्शन में इस बार। राजनाथ जी, आप प्रॉब्लम है कि आप बड़े बड़े नेता बीजेपी के, उनसे बात करें तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत मतलब इतने आसान तरीके से चल रहा है, 350 400 पार आसान से, ऐसा होता तो नहीं है। देखिए कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम 10 वर्ष, होगी। 10 जैसे आपने कितनी पॉलिटिक्स देखी, आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, आप सबसे अनुभवी नेता हैं और वरिष्ठ पोजीशन पर रहे, आपको प्लस और माइनस दोनों दिखता होगा। माइनस क्या है इस बार? देखिए माइनस- सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने है, और जिस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं और विजय प्राप्त करेंगे, ये आत्मविश्वास भी है हमारे साथ। भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत को बनाना है। इसके अलावा मुझे कोई चुनौती नहीं। ये राजनीतिक रिप्लाई नहीं है, ये आपकी विजन स्टेटमेंट है। मगर ये मैं आपको राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ठाकुर आपसे नाराज हैं? बहुत बड़े ठाकुर नेता हैं आप ठाकुर नेता हैं, आपको कौन माना है? जाता है भारत का सबसे बड़ा देखिए, ठाकुर ऐसा नेता है, है। देखिए, तो राजपूत ठाकुर नहीं, मैं आपको मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं बोल रहा। रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बात हुई, और इसका लोग कह रहे हैं प्रभाव राजस्थान में भी होगा, इधर भी हरियाणा में होगा। क्या ठाकुर नाराज है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कतई नहीं लगता। तो फिर ये प्रोटेस्ट अरे लोग वगैरह क्यों हो रहे थे? ये देश के लिए मरने वाले हैं, देश के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग हैं, और ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद बढ़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारत को भारत की अर्थव्यवस्था को एक हाइट देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भारत को इमर्ज कराने वाले यदि कोई है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो देश को बनाने का काम, देश का मस्तक ऊंचा करने का काम जो कर रहा है, मुझे लगता है कि जो चरित्र है उसमें सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। और किसान उनका जो चरित्र अब तक कर रहा है, नहीं, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब में किसान, अरे कुछ लोग किसान नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। समूह बन चुका है इस बार। अरे ये मतलब ये नाराज यदि होता समूह बन चुका है, सारे किसान नेता एक तरफ। बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आपने देखा होगा इसके पहले विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ह्यूज मेजॉरिटी से हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है। उसके पहले भी आंदोलन हुआ है। गांव के रहने वाले लोग, किसान बहुत राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, अपने मुद्दों को लेकर कभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल खड़ा होता है तो सारे भेदभावों को भुलाकर जो राजनीतिक दल अथवा जो सरकार देश का मस्तक ऊंचा कर रही है उसके साथ खड़े होते हैं। और ईडी और सीबीआई जो कर रही है उससे क्या मस्तक ऊंचा हो रहा है? ईडी सीबीआई जो अरेस्ट कर रहे हैं, जैसे कविता की अरेस्ट हुई, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई, एक सिंपैथी फैक्टर भी तो चला जाएगा। देखिए, ईडी सीबीआई का जहां तक प्रश्न है, इसको क्या चुनाव के पहले करना चाहिए था कि बाद में पोस्टपोन? नहीं, ये तो ईडी सीबीआई सवाल पूछ सकते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं इसको? इन सब एजेंसीज का काम जो है, ये सब सिंपैथी फैक्टर जाएगी इंडिया अलायंस की। नहीं, ईडी सीबीआई वगैरह जो ये अपना काम करती रहती है। दूसरी चीज, यदि ईडी और सीबीआई ने गलत काम किया है जी, तो मैं समझता हूं कि जो भी इसके विक्टिम हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, और इन एजेंसी ने गलत काम किया है तो कोर्ट, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से उनको रिलीफ देगी। यदि रिलीफ नहीं दे रही है कोर्ट, इसका मतलब कि ईडी सीबीआई ने जो किया है वो सही किया है। इसके अन्यथा यदि कुछ आपको लगता हो तो। आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं जी, राजनाथ जी, क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। क्यों न डालें? क्यों? इसलिए कोई ना, कुछ करना चाहे तो उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले, आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है।
इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब आप बिल्कुल आराम से रहिए। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है, और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहां राशन के लिए मार नहीं होती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हमारी कामना है कि वो भी धनवान हो, ठीक बने, वहां की भी पावर्टी की प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो, क्योंकि पड़ोसियों के प्रति हम लोगों के भाव तो अच्छे ही रहते हैं। तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही हैं, उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत, मुझे लगता है, या शायद देश में किसी को लगता हो अथवा न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है। अच्छा, लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने यह बात कही, आर्मी डे के अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था। और आपने देखा होगा कि उसके बाद टेलीविजन पर भारत के समर्थन में नारे लगाते हुए लोग पीओके में दिखाई दिए थे। हम उकसा रहे हैं उनको कि वो नहीं, उकसाने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी नापाक हरकत नहीं करते हम लोग। नहीं, आप कह रहे खुद से लोग मांगेंगे, मतलब उससे यहाँ का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है। बांग्लादेश के लोगों ने भी जब उनको उतनी उत्पीड़न हुई उनकी, उसके बाद मुक्ति वाहिनी बनी, मगर लास्ट में जाके भारतीय सेना को जाके सपोर्ट तो करना पड़ा। तो पीओके की जो हालत है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारी कोई तो भूमिका होगी उस पर। हमारी धरती है, हमारा जमीन है, हमारा अधिकार है उस पर। नहीं, बिल्कुल अधिकार है, वो हमारा ही है। अधिकार तो है, आप रक्षा मंत्री। हाँ, पीओके हमारा ही है, लेकिन हम आश्वस्त हैं। नहीं, आप लोगों को आश्वस्त करें राजनाथ जी। आप आश्वस्त बिल्कुल हैं, जितने रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं। और यही नहीं, मैं बहुत सीरियसली सवाल पूछ रहा हूं। अब हम उस जनरेशन के हैं राजनाथ जी, आप हमसे सीनियर हैं। हमको हमेशा लगा था कि कई सारी चीजें देश में होनी चाहिए, एक सरकार ऐसी बने जो चीजें करे। 370 हट गया, राम मंदिर बन गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है। हाँ, पक्का ये तो है हमारे इलेक्शन 100%। हाँ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में है हमारे। उसके बाद इस पर जल्दी कर देंगे। मैनिफेस्टो में तो बहुत सालों से है, इस बार इसकी होगी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नहीं? राष्ट्रीय स्तर पर हट रहा हूं मैं राष्ट्रीय स्तर पर 1 नेशन 1 लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, आपने डाली है, होगी कि नहीं इस बार? क्यों नहीं होगी? अगले मैनिफेस्टो तक 2029 तक, अगले 5 वर्षों में होगा। ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। हम जनता को धोखे में रख कर राजनीति नहीं करते हैं। जो है सो है, होगा। हाँ, जितनी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? मुझे तो नहीं है। मैं तो गोवा में तो ऑलरेडी पता नहीं कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। बहुत आपके शुभचिंतक हैं जो कहते हैं उस तरह से। हमारी यहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पास हुआ। पता है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं राज्य के स्तर पर नहीं कह रहा, राष्ट्रीय स्तर पर होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हम बोल देते हैं वो हमारे लिए मंत्र है। आप ये मान के चलिए। समय सीमा के अंदर हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारी कृति और कथन, कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। और आज नहीं, 1951 से लेकर आज तक का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। जो हम कहते रहे हैं क्लियर, हम जिस दिन हम बेसब्र हैं लोग, क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट मिलेगी, बहुत बेसब्र हैं लोग, बहुत बेसब्र हैं लोग। उनको लग रहा है यही मौका है, जो बड़ी बड़ी चेंजेस देश पे लानी है अभी लाना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्म सिविल तो हो ही रहे हैं, सारी बड़े बड़े चेंजेस तो हो ही रहे हैं। ये नहीं हुई है अभी तक, ये हुई नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, नहीं, मैंने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में है भैया। वो तो है, मगर उसकी प्राप्ति कब होगी? होगा कब? अगले 5 साल में करेंगे हम इसको 100%, 100%, बिल्कुल गारंटीड है। बिल्कुल। ये नहीं कि राजनाथ सिंह के साथ आज तक कोई एक बात ये बताइए कि हम लोगों ने कहा हो न किया हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है, और इस विश्वसनीयता के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वीकार किया। जो कहा है उसे किया है। पीओके पे वापस जाना चाहता हूं। बिल्कुल जाइए।
जो हमारे इंटरेस्ट एरिया है, क्योंकि हमारा चैनल जो है राजनाथ जी ये राष्ट्र सर्वोपरि चैनल है। हम कभी कहते नहीं कि सबसे तेज ये वो, बगर सब लोग कहते हैं तेज, हम कहते हैं रिपब्लिक भारत जो है ये राष्ट्र को समर्पित एक चैनल और नेटवर्क होना चाहिए। तो पीओके के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास भी जो एजेंसीज के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू और बहुत खबर आती है कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, हो चुके हैं, मूड बन चुका है और वो देख रहे हैं 370 हटने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, विदेशी टूरिस्ट फिर आ रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टील प्लांट बन रहे हैं, तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, कुछ तो आप उस पर संदेश तो दे, खुद ही संदेश दे, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रतीक्षा कीजिए। हम किस तरह का समर्थन देंगे तब, हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं उस समय, हम किस तरह का समर्थन। बस इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी, मुझे पक्का विश्वास है। और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूं, था, है और रहेगा। और पाकिस्तान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार